चलो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा 4 स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। जो वुंड हो जाता है उसकी 4 स्टेजेस क्या रहती हैं, ठीक है। अब पहली स्टेज तो आप लोगों को पता ही होगा, आप में से किसी को भी वुंड होता होगा तो कोई इंजरी होती होगी तो उससे वुंड होता होगा, उससे आपको क्या फील आता है बिल्कुल एट द मोमेंट, वो अपनी भावनाएं प्रस्तुत करें, यहाँ पे प्रेजेंट करें। क्या लगता है आपको जो इंजरी होती है तो उस टाइम पे ब्लड को रोके। क्या होता है, पेन सॉरी? ब्लड को रोके सर। पेन। पेन ब्लड होता क्लोट। ब्लड क्लोट तो थोड़ा बाद में होगा ना, पहले बाहर तो निकलने दो उसको। सबसे पहले क्या होता है, इंजरी होती है तो ब्लड बाहर आएगा, है सर। पेन होगा, इन्फ्लेमेशन। और ब्लड बाहर आने के बाद जब इन्फ्लामेशन भी होगी, ठीक है। लेकिन पहले जब ब्लड बाहर आता है तो उसके बाद यूजुअली देखो, मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक है ना, कई बार थोड़ा मुश्किल लगता है बट ये कुछ भी नहीं है एक्चुअली, इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से जोड़ें इसको। जब आपको इंजरी होती है तो यूजुअली ब्लड बाहर आता है, पेन होता है, उसके थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट बन जाता है। सबका बन जाता होगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि सुबह इंजरी लगी थी शाम तक ब्लड ही आ रहा है बाहर। तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। पेन भी हो रहा है, उसके बाद क्या, इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है वो तो हमें भी नहीं पता, अंदर ही होता है सर बॉडी के क्या होता है। चलो उसके 15 से 20 दिन बाद क्या होता है ये बता दो। 15 दिन के बाद हीलिंग। हील हीलिंग हो भी जाता है सर। स्कार फॉर्मेशन। वो नहीं, स्कार फॉर्मेशन तो लास्ट वाला स्टेप है। आप उसको, वो ब्राउन ब्राउन क्लोट होता है ना, उसको स्कार मत बोलो। स्कार होता है वो जाने के बाद भी थोड़ा निशान रह जाता है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया आप रिमॉडलिंग वाले फेज में सीधा ही। वो तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब की बात है ना, है। सर। अभी मत पहुंचो, स्कार तो लास्ट में। स्कार होता है किसी को यहाँ पे गोली लगी थी या इंजरी हुई थी और उसको फिर वो शो ऑफ करने के लिए स्कार दिखा रहा है, देखो मैं गया था यहाँ पे और मेरे को यहाँ पे इंजरी हुई और ये इसका स्कार है। वो तो स्कार तो बिल्कुल मतलब इंजरी ठीक हो गया, हील वील हो गया पूरा, उसके बाद स्कार बनता है ना, वो तो लास्ट में पहुंच गया आप बिल्कुल। तो सबसे पहले वाली स्टेज क्या थी, पेन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन। क्या होता है ये प्रोलिफरेशन? प्रोलिफरेशन क्या? आपने देखो साइंटिफिक वर्ड यूज किया, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, आप बता दो प्रोलिफरेशन क्या होता है। वहां पे कैपिलरीज वगैरह बननी चालू हो जाती है। कैपिलरीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। एक पार्ट है प्रोलिफरेशन का। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं, उसके बाद उसके अंदर की चीजें आ जाएंगी फिर, है ना। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? तो मूव वहाँ कर पे ग्रो करना। मूव रिपेयर हो जाता है, बॉडी। रिपेयर करता है, रिपेयर रिपेयर बेसिकली करता करने है। वाली सेल्स वहाँ पहुंच जाती है, प्रोलिफरेट करना, शुरू हो बढ़ाना जाती किसी चीज को, ग्रो करना बेसिकली। तो ये प्रोलिफरेट का यूजुअली ये दिमाग में मतलब आता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोलिफरेशन इन रिलेशन टू अ वुंड, इसका मतलब प्रोलिफरेट करके क्या हो रहा होगा, बेसिकली वुंड की हीलिंग हो रही है, वुंड की फिलिंग हो रही है। वही तो मतलब हुआ ना प्रोलिफरेट। अब देखो, किसी को भी इंजरी होती है तो ब्लड आएगा, ठीक है, पेन होगा, चिल्लाएंगे, वो एक अलग बात है, वो बच्चों वाली बात है। थोड़ा साइंटिफिकली क्या बोलते हैं हम उसको, उसका क्लोट सबसे पहले बनेगा, एक आधे घंटे में, 15 10 5 मिनट में बन जाता है। अब ज्यादा मैं आधे घंटे में चला गया था, मतलब 5 7 मिनट के अंदर ब्लड क्लोट बन जाता है, 2 to 3 मिनट के अंदर भी बन जाता है, 1 मिनट के। वो डिपेंड डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर के ऊपर, सीजन कौन सा है, डाइट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, एज क्या है, सारी मतलब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड क्लोट बनेगा, पहला स्टेप खत्म, ठीक है। दूसरा, इन्फ्लामेशन होगी वहां पे। अब ब्लड क्लोट बना तो मतलब ब्लीडिंग रोकी बॉडी ने, सबसे पहले ब्लीडिंग रोकी। वूंड को बाद में देखेंगे यार, पहले ब्लीडिंग रोको। ब्लीडिंग रोकी, होना भी यही चाहिए। उसके बाद ब्लीडिंग रुक चुकी है तो उस साइड पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन की सेल कौन सी आती है इन्फ्लामेशन में? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आती हैं, वेरी गुड चीज। और कौन सी सेल्स आती हैं? मोनोसाइट्स। ठीक है, और बताओ। लिम्फोसाइट्स। साइटोकाइंस। मैक्रोफेज आती है। यस यस। सर। मेन न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज ही रहती है। चलो आने को तो सभी आते हैं, प्लेटलेट भी आई रही थी ब्लड क्लॉट बनाने के लिए। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज इसमें सबसे मेन सेल रहती हैं। और ये क्या करती हैं, ये ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज करती हैं, जिससे इसके जो थर्ड नंबर पे फेज है प्रोलिफरेशन वाला, उसको ग्रोथ करने में हेल्प मिलती। और ग्रोथ फैक्टर रिलीज करने के बाद कौन सी सेल आ जाएंगी ये प्रोलिफरेशन में, कौन सी ब्लास्ट? लिम्फो। फाइब्रोब्लास्ट, वेरी गुड, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आ जाएंगी। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं,
दो तरह का मैट्रिक्स होता है सेल्स के अंदर और एक सेल के बाहर। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स एक होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसको हम ईसीएम बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जरूरत है या इंट्रा की जरूरत है? वुंड में इतना गैप बन गया है जो। इंट्रासेलुलर की। इंट्रासेलुलर तो यार अब जो भी सेल्स हैं सेल्स ही आ जाएंगे ना, उसमें इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहाँ से चाहिए उनको? समझ रहे हो? जो भी सेल है बॉडी के अंदर उनको इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स तो उनके अंदर है ही, तभी तो वो सेल्स हैं। अलग से इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहां पे डालेगा ये बेचारा? सेल्स तो आ ही रही हैं, जो बाकी का जो गैप बचा हुआ है उसको कैसे फिलअप करेंगे वो? एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेजन और मैट्रिक्स से करेंगे फाइब्रिल। ना, वुंड की जो गैप की फिलिंग करनी है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से करेंगे। और इसको कौन रिलीज करता है? कौन सी सेल से रिलीज करती है इसको? अभी बताया किसी ने? फाइब्रोसाइट। फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट इनको बोल सकते हैं। फाइब्रोसाइट्स का मतलब सेल ही होता है, सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं इनको, ठीक है। ये फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाती हैं। उसमें भी ये क्या कोलेजन डालती हैं, और कोलेजन भी टाइप 3 कोलेजन बनाते हैं। और प्रोलिफरेटिव फेज से जब रीमॉडलिंग फेज आता है तो ये टाइप 3 जो कोलेजन है ये काफी सॉफ्ट होता है, इसमें इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टाइप 1 कोलेजन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और रीमॉडलिंग में धीरे धीरे वो डिसअपीयर होने के बाद फाइनली एक जो स्कार रहता है वो बन जाता है, ठीक है। अब मैंने बिल्कुल छोटा सा इसको बता दिया, एक आइडिया आपको, देखो एक बेसिक जो फाउंडेशन है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर आप कितने भी फैक्ट, डाटा, साइंटिफिक जो चीजें डालनी है डालो, लेकिन फैक्ट जो है वो बिल्कुल अपने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि क्या चल रहा है। ऐसा ना हो कि इतना डिटेल में एक फेज पढ़ लिया है कि समझ में नहीं आ रहा कि 4 फेज क्या थे, बस वही फेज में कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक था, उसमें 4 लाइन थी, उसमें एक लाइन थी, उसमें एक वर्ड था, बस वही याद आ रहा है, बाकी भूल गए कि 4 का मतलब ये कौन सा सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हो रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? वुंड होने के बाद ब्लड क्लॉट हुआ। अब ब्लड क्लॉट कैसे होता है? प्लेटलेट्स आएंगी, फिब्रिन भी बताया था किसी ने, बिल्कुल सही बात है। एंडोथेलियल सेल्स भी हेल्प करती हैं उसके अंदर, ठीक है। वैसे एंडोथेलियल सेल्स एंजियोजेनेसिस में भी हेल्प करेंगी बाद में, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है, इन सिंपल वर्ड्स। उसके बाद इन्फ्लामेशन हुआ, क्योंकि जो ब्लड बाहर भी गया था, अंदर भी है, कुछ डेब्रिस अंदर बाहर हो चुके हैं। उस डेब्रिस को इंगल्फ करने के लिए, या कुछ बैक्टीरिया, कुछ इंफेक्शन यहां पे आया है, उसको नलीफाई करने के लिए न्यूट्रोफिल आती है, और जो डेब्रिस है उसको क्लियर करने के लिए मैक्रोफेज आती है। तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज आएंगी ज्यादातर किसके अंदर? इन्फ्लामेशन के अंदर। डेब्रिस एब्रिस क्लियर हो गया सारा, अभी इन्फ्लामेशन वाला पार्ट समझ में आया कि इसका मेन काम क्या था, इन्फ्लामेशन का क्या काम था, डेब्रिस एब्रिस क्लियर किया, इन्फेक्शन कुछ रहा तो वो भी न्यूट्रोफिल थोड़ा बहुत अपना देख लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज रिलीज की थी जिसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ हुई थी, और वो आए भी थे वहां से उस पर्टिकुलर साइट पे। वो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज ने कुछ फैक्टर्स रिलीज किए थे। क्या नाम बोला था उनका? ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर्स बोला था, क्योंकि ग्रोथ चाहिए ना, यहाँ पे फिलिंग विलिंग चाहिए सब कुछ, तो ग्रोथ फैक्टर उन्होंने रिलीज कर दिया। क्योंकि सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेप पे जाने के लिए, प्रोलिफरेशन करने के लिए कुछ तो यहां से ही कनेक्शन मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये डिफरेंट है, डिफरेंट है तो इसको अलग ही पढ़ लेते, फिर इसके बाद पढ़ने की क्या जरूरत थी? कनेक्शन जो है इनका, कनेक्शन है आपस में, इसलिए। तो ये साइड थी, ब्लड क्लॉट हुआ, प्लेटलेट गए इस पे। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज आई इन्फ्लामेशन में। न्यूट्रोफिल ने जो भी इंफेक्शन था क्लियर किया, जो डेब्रिस था वो मैक्रोफेज ने क्लियर किया, उन्होंने ग्रोथ फैक्टर रिलीज किया, तो उसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट यहां पे आई। और फाइब्रोब्लास्ट तो होती हैं, किसी ने मेरे को बोला था कि सर एंजियोजेनेसिस भी होता है, किसमें? प्रोलिफरेटिव फेज में। तो एंजियोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए? एंजियो का मतलब क्या होता है? वेसल्स आई थिंक। क्या? कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स। कैपिलरी सर्कुलेशन। ओके ओके ओके, मेरे को लगा कोई मसल बोल रहा है शायद। एंजियोजेनेसिस में क्या ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब यार देखो, ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या ही काम होगा इसका? यहाँ पे जो भी ब्लड नए पार्ट सप्लाई। बन रहे हैं उनको ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन सब कुछ तो मिलेगा, क्योंकि ब्लड भी तो, ब्लड वेसल और कैपिलरीज भी तो रप्चर हो चुकी है ना। हमने पढ़ा ओपन वाउंड और क्लोज वाउंड दोनों के अंदर ही ब्लड वेसल, वो ब्लड तो बाहर निकलता ही है, तो कैपिलरी तो रप्चर होती ही होती है। तो नई कैपिलरीज का बनना भी जरूरी है, वी कॉल इट एंजियोजेनेसिस, ठीक है।
तो एंजियोजेनेसिस जो होती है यानी कि ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ब्लड वेसल के फॉर्मेशन के लिए कौन सी सेल चाहिए होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो अंदर की तरफ होती है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग जो उनकी होती है ना वो अंदर की तरफ होती है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एंडोथेलियल सेल्स। जो जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं अंदर की तरफ होती है ना, एंडो, एपी का मतलब क्या होता है उसके ऊपर, एंडो बोल उसके अंदर है ना। तो अब एंडोथेलियल सेल्स की जो लाइनिंग होती है, चलो नहीं याद आ रहा तो अभी अभी फील आ गया थोड़ा सा एंडोथेलियल लाइनिंग, ठीक है, ये भी हेल्प करती है सारे फैक्टर्स में, बट इतना डिटेल में बताना नहीं चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डिटेल में बताने का कोई फायदा नहीं है, टाइम ज्यादा लगता है, क्वेश्चन इधर से आता नहीं है। एंडोथेलियल सेल्स जो है उनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी एंजियोजेनेसिस के लिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? चाहिएगा सर। वो फाइब्रोब्लास्ट सेल बना करके आपको दे रही है, चलेगा? यस सर। फिब्रिन से फाइबर वाइबर तो बन ही रहा है सब कुछ, वो जो वो पूरा प्रोसेस रहता है स्टुअर्ट फैक्टर तक, 10th फैक्टर तक, आपको पता होगा, आपने पढ़े होंगे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन कैसे उसको फिर थ्रोम्बिन फिर फिब्रिन को उसमें फिब्रिनोजन में कन्वर्ट करके पूरा फाइबर का फॉर्मेशन करवाता है। बट छोड़ दो उसको, क्योंकि फिजियोलॉजी तो कुछ लोगों के तो है ही नहीं। आईसीआर वाले बच्चों का फिजियोलॉजी कहाँ है, उनका फिजियोलॉजी आता नहीं है। आपका राजस्थान में कहाँ है फिजियोलॉजी, आता ही नहीं है। चलो छोड़ो उस बात को, सिंपल यहां पे ये देखो, प्रोलिफरेशन जो हो रहा है इसमें दो चीजें देखी, एक तो एंजियोजेनेसिस जिसमें एंडोथेलियल सेल्स हेल्प करती हैं, और दूसरा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमें चाहिए वो फाइब्रोब्लास्ट बना करके देती हैं, ठीक है। अब पूरा हमने यहां पे पैक कर दिया है इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो गैप था वो भी भर दिया है, और उस गैप को भरने के बाद जो वहां पे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई चाहिए और जो ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए एंजियोजेनेसिस भी करवा दिया है। कौन सी सेल्स ने? काफी सारी मेन एंडोथेलियल है ना, क्योंकि उसके अंदर तो सबसे मेन वही होती है। एंडोथेलियल सेल्स की वजह से एंजियोजेनेसिस में काफी हेल्प हुई है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दे दिया है, तो मतलब जो उसके अंदर गैप फिलिंग वाला काम था वो भी हो गया, प्लस में उसके लिए ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का काम भी हो गया है, ठीक है। अब क्या इतना ही काफी है क्या? ये वुंड हुआ था यहाँ पे आपको, ये स्किन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोट तो हो गया है, सबसे पहले क्या हुआ? Clot. हीमोस्टेसिस। फिर क्या हुआ? इन्फ्लामेशन के बाद कौन सी सेल्स आई? Neutrophils and macrophages. उसके बाद मैक्रोफेज। डेब्रिस इन्होंने क्लियर किया, इससे क्या रिलीज हुआ? ग्रोथ Fibro. फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर्स ने क्या किया? ये देखो, इन्फ्लामेशन में आपका न्यूट्रोफिल मोनो और मैक्रोफेज, ये स्टेप खत्म। अब प्रोलिफरेशन पे आ जाओ। प्रोलिफरेशन में क्या हुआ? ये जो ग्रोथ फैक्टर्स की थे इसकी वजह से क्या, कौन सी सेल्स आई यहाँ पे? फाइब्रोब्लास्ट वेरी गुड जी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आई। अब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, अब इनका प्रोलिफरेशन भी हो रहा है, बढ़ रही है ये, और ज्यादा नंबर बढ़ रहा है इनका। इन्होंने क्या किया फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ने? प्रोलिफरेटिव फेज में चल रहे हैं हम, यहां पे पढ़ रहे हैं हम सब कुछ, जो भी बात करूंगा यहां की करूंगा। क्या किया इन्होंने फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ने? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ईसीएम को जनरेट किया, ठीक है, गैप फिल करना है ना इसलिए। और यहां पे फाइब्रोब्लास्ट के साथ जो ईसीएम ये प्रोड्यूस कर रहा है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट तो चाहिए ना उसके लिए, और जो रप्चर भी हो चुके हैं कैपिलरीज, उसके लिए एंजियोजेनेसिस में सबसे ज्यादा हेल्प कौन सी सेल्स ने की? एंडोथेलियल एंडोथेलियल सेल्स ने की, ठीक बात है। ये फाइब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियल सेल्स किस फेज में चल रहे हैं? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर चल रहे हैं। अब आपने सुना होगा प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जो एजिज होती है ना वुंड की, ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है ना, एक किनारे पे यहां पे चिपकती हैं, ये आपस में भी कनेक्ट हो जाती हैं डेस्मोसोम्स के थ्रू, और दूसरी एज पे जाके चिपकेंगी। मैं एज का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, ये आपकी स्किन थी पूरी, ठीक है, यहां पे इंसिजन लगा, मतलब वुंड लगा, कैसे भी करके जो भी था, ऐसे ये आपस में इनकी एजिज थी जो सेपरेट होगी। अब यहां पे भी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, वो आपस में भी कनेक्ट होंगी, और प्लस में इस एज के साथ भी कनेक्ट होगी, किसकी वजह से? डेस्मोसोम्स की वजह से। और यहां पे भी ऐसा ही होगा। अब ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है ना, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स नहीं रहती हैं, क्या बन जाती हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन होना इसमें स्टार्ट होगा फाइब्रोब्लास्ट में, तो जो एजिज है ना वुंड की, वो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पास में आ जाएंगे। अब बताओ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या बन जाएंगी? क्या बन जाएंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स? कॉन्ट्रैक्शन कहां होता है, किसकी वजह से होता है बॉडी के अंदर?
मसल्स कोलेजन है थी मसल्स की वजह से होता है। मसल्स तो फाइब्रोब्लास्ट के आगे क्या मैं ऐसा लगा दूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन मैं बोल रहा हूं आपको लगे कि हाँ कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, हमें पता है सर। मायोफाइब्रिल मायोफाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर वो चेंज हो जाएंगी और उनके अंदर होता है क्या, एक्टिन फिलामेंट, जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा किसकी वजह से, मायोफाइब्रोब्लास्ट सेल्स की वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक्टिन फिलामेंट है। तो वो एजिज जो है इन पे फाइब्रोब्लास्ट हैं, इन पे फाइब्रोब्लास्ट हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा तो ये इस बाउंड को और इस बाउंड को आपस में क्लोज करवा देंगे, अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे। ये दो जो एजिज हैं वुंड की, ये आपस में काफी क्लोज आ जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं रीमॉडलिंग फेज के अंदर। अब देखो बताने को मैं आप लोगों को 1000 बातें बता सकता हूं, बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं आप लोगों को। एक ही फेज को मैं इतना डिटेल में पढ़ा दूं कि आपको पूरा प्रोसेस, पढ़ क्या रहे थे वही भूल जाओगे, फेज फेज याद रह जाएगा। वो काम नहीं करना है अभी के लिए। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बताएंगे, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए। 100 में से 70 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ इतना सफिशिएंट होता है। बाकी के 10 क्वेश्चंस के लिए और 100 पेज ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, उसका भी हम ध्यान रखेंगे, डोंट वरी। बट अभी के लिए मैं चाह रहा हूं कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चलें चीजें, और जितना डिटेल बाद में ऐड करना होगा वो भी करेंगे इसमें, ठीक है। तो फिलहाल हीमोस्टेसिस क्लियर है अपने को, इन्फ्लामेशन क्लियर है, प्रोलिफरेशन में क्या हुआ वो हमारा क्लियर है, कितने कितने दिन में होते हैं आगे टेबल दी हुई है वो देख लेना वहां से। अब मैच्योरेशन की बात करते हैं, या इस फेज को हम यूजुअली रीमॉडलिंग फेज भी बोल देते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन हो रहा है तो बदल जाता है ना, रीमॉडल हो जाता है बच्चा जब मैच्योर होता है। अरे लग रही नहीं बेटा तू तो ऐसा दिख रहा था, आज तो बहुत बड़ा हो गया, बोलते हैं ना ऐसा, मैच्योर हो गया है वो। तो ऐसे ही रीमॉडलिंग बोल दो, इसको मैच्योरेशन बोल दो, ज्यादा सा फर्क नहीं है। अब इस फेज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो ईसीएम प्रोड्यूस होता है उसमें कौन सा टाइप का कोलेजन होता है, 3 कोलेजन टाइप थ्री 3 कोलेजन होता है उसके अंदर, जिसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम होती है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और स्ट्रेंथ उसमें होती नहीं है। और उस टेंसाइल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए इस मैच्योरेशन वाले फेज में टाइप 3 कोलेजन टाइप 1 कोलेजन के अंदर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज ठीक है। और वो जो चेंज हो रहा है ना, जो टाइप 1 बन रहा है, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है कि स्कार कितना बड़ा था, ज्यादा बड़ा होगा तो सारा ही टाइप 3 टाइप 1 में हो सकता है चेंज। अगर ज्यादा बड़ा वुंड होगा, तो छोटा सा होगा तो चेंज होने की जरूरत नहीं है, इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा बड़ा वुंड नहीं है, इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए यार। बट बहुत बड़ा वुंड है तो जो नॉर्मल बॉडी की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उससे भी कई ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है उस वुंड को आपस में क्लोज लाने के लिए। उसके बाद भी वो काफी नहीं होती है उसके लिए, ठीक है। तो जो इंजर्ड टिश्यू होता है यूजुअली आपको उसके अंदर आप देखेंगे फाइनली, अगर एक जनरल टर्म में बोलूं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा कमी होती है उसकी, ठीक है। वो कम क्यों होती है वो एक अलग रीजन है, बट मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। कोलेजन 1 जो है टाइप 3 से मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है, क्योंकि उसको दो एजेस पास में ऐसे हमेशा इनको एक टेंशन क्रिएट करके रखनी है, इनको चिपका करके रखना है, इसलिए कोलेजन 1 होता है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर वुंड बहुत ही ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा है, तो टाइप 1 ज्यादा मिलेगा आफ्टर द रिमॉडलिंग फेज की कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा अब इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा, अब पूछता हूं, अगर सीवियर वुंड है तो उसमें स्कार फॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, कम मिलेगा। ऐसा क्या। कम मिलेगा कम मिलेगा। कम मिलेगा। एक बार क्वेश्चन और बता दो मैंने क्या पूछा है। सीवियर वुंड में स्कार फॉर्मेशन ज्यादा Size मिलेगा या of कम मिलेगा wound or scar make सॉरी, क्वेश्चन नहीं समझ में आया लगता है आपको। severity ये of wound और scar में relation पूछा है आपने। हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सीवियर है वुंड ज्यादा तो स्कार ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा स्कार, ज्यादा मिलेगा ज्यादा मिलना मिलेगा। चाहिए। आप पता नहीं क्यों सोच रहे हो आप इतना। आप कभी भी ये मत सोचा करो कि जिस ट्रैक पे मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं उस पे चले जाओ। अरे मेरे को आपको लगता है गलत है तो गलत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। किसी को ज्यादा वुंड हुआ है तो उसमें स्कार ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, मतलब कॉमन सेंस की बात है, ज़्यादा मिलेगा। ज्यादा ही मिलेगा ना उसमें। मतलब ये तो वो बात हो जाएगी, कोई तलवार से किसी ने यहाँ पे काट दिया है तो मेरे को स्कार नहीं है यार, यहाँ पे किसी को पंचर हो गया था थोड़ा नीडल से उसको स्कार ज्यादा, मतलब ये कैसी बात हुई यार। तो अगर वुंड ज्यादा गहरा है तो स्कार ज्यादा मिलेगा ना उसमें, जी सर। है ना। अब वुंड की सिवियरिटी ज्यादा है तो स्कार ज्यादा मिलेगा, और क्यों ज्यादा मिलेगा अपना कॉन्सेप्ट भी तो यही बोल रहा है। अब अगर स्कार ज्यादा है, वुंड सीवियर है, तो जो टाइप 3 कोलेजन नॉर्मल होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में,
वो टाइप 3 टाइप 1 में चेंज क्यों होते हैं? ताकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड कर सकें। अब ज्यादा वुंड बड़ा है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिएगी ना उसको साथ में रखने के लिए। तो टाइप 3 कोलेजन सारा टाइप 1 में बदल जाएगा, और नेचुरल टाइप 3 होता है, टाइप 1 यूजुअली नहीं मिलता है, वो वुंड पे ही मिलता है। तो टाइप 1 मिलेगा तो वो स्कार ज्यादा दिखेगा आफ्टर द रिमॉडलिंग। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं।